आज के क्राइम रिपोर्ट का एपिसोड संख्या 6 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ फिर विपिन। आरओसी हत्याकांड 15 मई की रात से लेकर 16 मई की सुबह तक की कहानी। ये कहानी नोएडा डबल मर्डर यानी कि आरओसी हेमराज हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही कि 2008 में 16 मई की सुबह जब आरओसी की लाश मिली तो 15 मई की रात क्या क्या हुआ और उस दरमियान उस फ्लैट में कुल कितने लोग मौजूद थे। इसी सवाल का जवाब तलाशती एक कहानी आरओसी मर्डर हत्याकांड। नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट नंबर L32 की डोरबेल सुबह 16 मई 2008 को 6 बजे। नूपुर दरवाजा खोलने आई तो देखा कि घरेलू काम करने आई भारती ने डोरबेल बजाई थी। दरवाजा बाहर से बंद था और दूसरे कमरे में जाकर उसे खोलने की कवायद करने में लगभग 90 सेकंड का वक्त लगा। इसी दरवाजे को खोलने के लिए नूपुर को उस कमरे में भी जाना पड़ा जिसमें हेमराज रहता था। उस वक्त हेमराज वहां नहीं था। फिर भारती अंदर आ गई और नूपुर अंदर लौटी तो उसने आरुषि को उसके कमरे में ही मृत देखा। वह चीख पड़ी और उसने फौरन अपने पति राजेश और नौकरानी भारती को आवाज़ दी और रो पड़ी। इस सुबह से पहले 15 मई की रात राजेश ड्रिंक लेने के बाद अपने बेडरूम में गया। नूपुर और राजेश जिस कमरे में सो रहे थे वहाँ की एसी पहले से खराब थी, इसलिए शोर बहुत कर रहा था। लेकिन दोनों को कुछ दिनों से इस शोर में भी सोने की आदत हो चली थी। दूसरे कमरे में 14 साल की आरुषि थी जो इंटरनेट पर सक्रिय थी। इस कमरे के बाहर एक हॉल था और मुख्य दरवाजे के पास हेमराज का कमरा था। हेमराज के कमरे में उसके कुछ दोस्त भी थे। उस रात हेमराज के कमरे में उनसे दोस्त शराब पीते हुए टीवी देख रहे थे। हेमराज के कमरे में क्या हो रहा था घर के लोगों को इसकी कुछ खबर नहीं थी। इतने में शराब खत्म होने पर हेमराज के एक दोस्त ने हेमराज को कहा कि किसी तरह मना लिया कि वह मालिक की शराब की बोतल ले। हेमराज बोतल लेने के सतर्कता के साथ हॉल में आया और बोतल लेने को हुआ तो उसने देखा कि उसके दोस्त आरुषि के कमरे में चले गए। जैसे आरुषि के कमरे में हेमराज गया तो उसने देखा कि उसके सिर पर एक बार कर उसे बेहोश कर दिया गया। हेमराज के मना करने पर उसके दोस्त नहीं माने और बात बढ़ जाने पर उसने से एक आरुषि के गले को एक धारदार चीज से रेत दिया। खून बहने पर हेमराज अपना आपा खो बैठा और उसने दोनों को एक्सपोज करने की धमकी दे डाली। दोनों में हेमराज को पकड़कर अपने साथ ले गया और अगले सुबह आरुषि की हत्या होने की बात सामने आ गई। पूरे दिन पुलिस कार्रवाई चलती रही और उधर हेमराज को अपराध बोध खाया जा रहा था। वह 16 मई की रात फ्लैट पर सच बताने के इरादे से लौटा, लेकिन उसका पीछा कर रहे उसके दोस्त उसे छत पर ले गए और फिर उसे समझाया। जब हेमराज नहीं माना तो उसमें से एक दोस्त ने हेमराज की भी हत्या कर दी और अगले दिन छत से हेमराज की लाश भी बरामद कर दी। मिस्ट्री बन चुके इस मामले को दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। 15 मई को रात राजेश ड्रिंक लेने के बाद अपने बेडरूम में गया। नूपुर और राजेश जिस कमरे में सो रहे थे वहाँ एसी खराब था, इसलिए शोर बहुत कर रहा था। दूसरे कमरे में 14 साल की आरुषि थी जो इंटरनेट पर सक्रिय थी। मुख्य दरवाजे के पास हेमराज का कमरा था। थोड़ी देर सोने की कोशिश करते हुए राजेश की नींद एसी की शोर से या किसी कारण से खुली तो वह एक ड्रिंक लेने के लिए बाहर आया। इस दौरान राजेश ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है और उसे शक हुआ कि कमरे के अंदर कोई और है। राजेश ने और झांका तो देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में एक साथ है। राजेश फौरन बाहर आया और अपनी गोल्फ स्टिक लेकर आरुषि के कमरे में पहुंचा और पहले हेमराज के सिर पर वार किया। आरुषि के साथ कुछ बहस होने पर गुस्से में आकर आरुषि के सिर पर भी वार किया। इस बीच नूपुर भी आ चुकी थी और सारा माजरा जानकर उसने भी राजेश का साथ दिया। चूंकि राजेश डॉक्टर और सर्जन था इसलिए उसने अपनी किट से एक औजार निकाला और आरुषि के गले पर सफाई से एक कट मारा जिससे काफी खून बह गया। हेमराज की लाश को राजेश और नूपुर घसीटकर छत पर ले गए। फिर एक धारदार औजार से राजेश ने हेमराज को भी मार दिया और वापस घर आकर इस पूरे मामले पर गौर से सोच समझकर सुबह की रणनीति बनानी शुरू कर दी। 16 मई 2008 को आरुषि की हत्या की खबर से सनसनी फैली। इसके 9 साल बाद 13 अक्टूबर 2017 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाते हुए राजेश और नूपुर को बरी कर रही थी, दोनों को राहत की सांस महसूस हो रही थी।
पिछले 9 साल में से दोनों जिस तरह की तकलीफ और तनाव से गुजरे थे, उससे उम्मीद जागी कि अब कहीं यह सिलसिला थमेगा। राजेश और नुपुर के साथ ही उसके परिजनों ने कहा कि आखिर सच की जीत हुई, लेकिन इस बात को इस तरह से कहा जाना चाहिए था कि एक सच की तो जीत हुई, क्योंकि अभी एक सच इतनी भी धुंध में खोया हुआ है कि उसकी झलक तक नहीं दिख रही। तलवार दंपति अपनी बेटी आरुषि के साथ राजेश और नुपुर दोनों जेल में इसलिए थे क्योंकि उन पर अपनी ही बेटी आरुषि की हत्या का इल्जाम था। हाईकोर्ट के फैसले से 4 साल पहले 2013 में सीबीआई की एक अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब दोनों को विश्वास नहीं हुआ कि परिस्थिति स्थिति जन्य सबूतों के आधार पर उन्होंने यह फैसला कैसे सुनाई जा सकती है। शुरू से ही दोष का दावा करते रहे। सीबीआई ने चार्जशीट नहीं बल्कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए लिखा था कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बावजूद मिली सजा राजेश और नुपुर के साथ उसके परिवार के गले नहीं उतरी थी। इस मामले में भी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे थे। सीबीआई ने चार्जशीट पेश न करते हुए क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल की थी? इसके पीछे लंबी कहानी है। दोहरे हत्याकांड की जांच पहले सीबीआई की एक अलग टीम ने की थी और उसके बाद दूसरी टीम ने नए सिरे से जांच की थी। आरुषि मर्डर केस 4 साल बाद भी सबूत खंगाल रही थी सीबीआई। इन दोनों जांचों के चलते यह बात कई बार सामने आई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई या सबूतों के लिए अनुचित तरीके अपनाए गए। सीबीआई जांच की पहली टीम के जांच अधिकारी रहे अरुण कुमार ने दूसरी जांच टीम की कार्यशैली पर एक इंटरव्यू में कहा था कि जांच का मूल सिद्धांत होता है कि वह घटना स्थल पर या अन्य असंबंधित स्थानों पर जाते हैं, वहां से जो भी चीज़ें सबूत के तौर पर मिलती है उसकी जांच और विश्लेषण के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने पहले नतीजा तय किया, फिर अपने विश्वास के आधार पर सबूत जुटाने की कोशिश कवायद शुरू कर दी। दूसरी ओर कोर्ट के केस जाने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि सबूतों और गवाहों पर सवालिया निशान लगे। जांच में किसी स्तर पर यह साबित नहीं हो सका कि वास्तविकता क्या थी, किया हुआ कातिल कौन था। इन तमाम बातों के चलते सीबीआई की दूसरी जांच टीम ने बजाय तलवार दंपति के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के केस की क्लोजर रिपोर्ट पेश की। हालांकि इस रिपोर्ट पर स्वभाव से चार्जशीट की ही तरह होने का आरोप लगा। आरुषि हत्याकांड कोर्ट में बेजुबान हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट, वहीं सीबीआई की पहली टीम की जांच में शुरुआती पुलिस जांच पर सवाल उठाए गए थे। कई तरह के टेस्ट भी हुए और इन तमाम जांचों के बाद पूरी तस्वीर धुंधली थी। कई तरह की बातें सामने आई थी और यह विश्वास करना कठिन हो गया था कि वास्तव में क्या हुआ था। पूरा मामला जांच के त्रासदी बन चुका था। सबकी तरह राजेश और नुपुर को भी अब तक यह पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ और आरुषि की हत्या किसने की। जांच के कई पहलुओं को लेकर कई तरह के सवाल कायम हैं और कुछ तो इतने पेचीदा हो चुके हैं कि उन्हें राज तक कहा जाने लगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किए जाने की मंजूरी मिल चुकी थी। सभी को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। आगे के लिए आज्ञा दीजिए। फिर एक नई कहानी के साथ फिर आपके साथ कल मुलाकात होगी। नमस्कार।